अदरवाइज़ बार बार आ रहे हैं तो डेफिनेटली उसको हमें एपिलेप्सी मानना पड़ेगा। बट कोई प्रोवोकेशन नहीं हो, यानी कि कोई ट्रिगर ना हो, जैसे किसी को अगर अल्कोहल की वजह से आ रहा है या शुगर लो होने से आ रहा है तो उसको हम एपिलेप्सी नहीं मानते हैं, उसको हम प्रोवोक्ड सीजर मानते हैं। वो स्पेशली दौरे के बाद कुछ पीरियड के लिए वो छत वगैरह पे अकेले ना जाए, फायर के सामने ना जाए, या कोई स्विमिंग पूल या वाटर बॉडी के सामने अकेले ना जाए एटलीस्ट, क्योंकि उसमें ड्राउनिंग का रिस्क रहता है या आग गिरने का रिस्क रह सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट एडिशन ऑफ ब्रेन टॉक्स। आई एम डॉक्टर आत्माराम बंसल, डायरेक्टर एपिलेप्सी प्रोग्राम, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी at Medanta Hospital. Today we have Dr. Sandeep Ghosh, who is neurologist at Accord Hospital. He has done his graduation and post-graduation from MAMC and then DM Neurology from CMC Ludhiana. I welcome him for the podcast on epilepsy. So Dr. Sandeep, आप जैसे जानते हैं जो एपिलेप्सी है, मिर्गी का दौरा है, लोगों को इसको लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। ये एपिलेप्सी क्या है, मिर्गी का दौरा क्या है? तो बेसिकली एपिलेप्सी एक डिज़ीज़ है जिसमें लोगों को मल्टीपल टाइम सीजर्स आते हैं। तो जो डेफिनेशन है एपिलेप्सी की वो ये है कि दो या दो से ज़्यादा अनप्रोवोक्ड सीजर्स जो 24 घंटे के गैप के साथ आ रहे हो, या फिर कोई एपिलेप्सी सिंड्रोम जिसमें एपिलेप्सी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर कोई एक अनप्रोवोक्ड सीजर या रिफ्लेक्स सीजर और उसके साथ एक हाई पॉसिबिलिटी होने रिपीटेड सीजर्स होने का, तो इसे हम कहते हैं एपिलेप्सी। और एपिलेप्सी एक आम बीमारी है, कॉमन बीमारी है जो फ्रीक्वेंटली पाई जाती है, और किसी और डिजीज़ की तरह ये भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ही है। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर एक दौरा आ रहा है, एक दौरे के बाद भी उसको हम एपिलेप्सी की तरह डायग्नोस कर सकते हैं, स्पेशली जिन केसेस में रिस्क बहुत हाई है। मान लिया एक दौरा आया, हमने कोई टेस्ट किया एमआरआई में या ईजी में कुछ आया और उसमें लगता है कि इसमें दौरा दोबारा आ सकता है, तो उसको हम फर्स्ट दौरे के बाद भी एपिलेप्सी डायग्नोस कर सकते हैं। अदरवाइज़ बार बार आ रहे हैं तो डेफिनेटली उसको हमें एपिलेप्सी मानना पड़ेगा। बट कोई प्रोवोकेशन नहीं हो, यानी कि कोई ट्रिगर ना हो, जैसे किसी को अगर अल्कोहल की वजह से आ रहा है या शुगर लो होने से आ रहा है तो उसको हम एपिलेप्सी नहीं मानते हैं, उसको हम प्रोवोक्ड सीजर मानते हैं। तो आपके नज़र में कितना कॉमन है? मतलब एपिलेप्सी एक कॉमन बीमारी है, ऐसा पाया गया है। मतलब लास्ट जो 2021 के डेटा के हिसाब से मोर देन 50 मिलियन, दैट मीन्स 5 करोड़ से ज़्यादा लोग पूरे वर्ल्ड में एपिलेप्सी से ग्रसित है। तो वो नंबर डेफिनेटली अभी और ज़्यादा बढ़ चुका है, एंड एक मेजर पार्ट इसका इंडिया में है। तो एंड ये देखा गया है कि 80 साल की उम्र तक ऑलमोस्ट 5% लोगों को कभी ना कभी एक सीजर तो ज़रूर आया हुआ है या आता है। सो दैट्स वे इट इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज़, एंड इसके साथ बहुत सारी भ्रांतियाँ जुड़ी हुई है कि ये कुछ ऊपरी ताकतों के कारण होता है या पुराने कर्मों के कारण होता है, और इसके इलाज से रिलेटेड भी बहुत सारी भ्रांतियाँ जुड़ी हुई है जिसके बारे में लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर हम भ्रांतियों पे आते हैं तो सबसे पहले तो जैसे किसी को अगर दौरा होता है तो लोग क्या करते हैं कि उसको कुछ जूता सूंघा दिया या किसी ओपरा पराई के लिए इलाज के लिए चले गए। तो अगर मान लिया किसी को दौरा आता है तो उस टाइम पे हमको क्या करना चाहिए कि वो मतलब दौरे के दौरान कोई रिस्क ना हो? देखिए, दौरा जो है कभी भी किसी भी समय आ सकता है और किसी भी पोजीशन में आ सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कोई किसी पेशेंट को या किसी व्यक्ति को दौरा आ रहा है और आप नोटिस करते हैं, तो सबसे पहले उसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। लेट अस से कि वो ड्राइव कर रहा है या सड़क के बीच में चल रहा है या किसी रेलवे स्टेशन के सामने प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो उसको जो दौरे के कारण जो इंजरी हो सकती है उससे प्रिवेंट करने के लिए उसको बचाना सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि उसके फॉल को प्रिवेंट करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार दौरे ऐसे कंडीशन में आते हैं जब मरीज़ खड़ा रहता है। एंड तीसरी चीज़ है कि उसको लिटा दीजिए, कोशिश कीजिए कि उसको किसी एक साइड में लिटाए, ताकि जो दौरे के दौरान जो लाड़ बन रही होती है, थूक एक्स्ट्रा निकल रहा होता है, वो एस्पिरेट ना कर जाए। एस्पिरेट करने से उसके
कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि लंग में इन्फेक्शन हो जाता है, एंड द अदर थिंग इज़ दैट कि टंग फॉल ना हो जिसकी वजह से एस्फिक्सिएट ना हो। एंड जो बाकी चीज़ है कि कोई अगर किसी ने टाइट क्लोथिंग्स पहन रखी है तो उसको ढीला कर दीजिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि काम रहना है और मरीज़ के साथ रहना है। देखो, जैसे आपने बताया कि दौरे के दौरान क्या क्या करना चाहिए, उसमें मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ। मान लिया आपके सामने किसी को झटके आ रहे हैं, तो नेचुरल टेंडेंसी होती है 2-4 लोग आके पकड़ लेते हैं, वो नहीं करना है। आप अगर झटके आ रहे हैं लेटा दीजिए, आने दीजिए। यूजुअली झटके 1 से 2 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं अपने आप। उसके बाद एक करवट कर दीजिए। लोगों की फिर टेंडेंसी क्या होती है, तुरंत पानी पिला दो, ठीक है, वो नहीं करना है। या चम्मच डाल देते हैं कि जीभ ना कटे, या उंगली डालते हैं, वो सब चीज़ें डेंजरस हैं, उससे नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। जहाँ तक CPR का सवाल है, कुछ लोगों को लगता है कि सांस नहीं आ रहा है तो हार्ट बंद तो नहीं हो गया, झटके आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस टाइम पे भी अगर आप कोई देख सकता है तो पल्स चल रही होती है और इवन सांस भी आ रहा होता है। इसका मतलब हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, तो CPR करने का कोई लॉजिक नहीं है। आप चाहें तो अगर किसी के पास है तो ऑक्सीजन चेक कर सकते हैं, या देख सकते हैं सांस आ रहा है कि नहीं, ऐसे नाक के नीचे हाथ रख के। अगर सांस आ रहा है तो फिर CPR का कोई मतलब नहीं होता है। जो आजकल पेशेंट्स हैं जिनको ये दौरे आते हैं, डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं, स्प्रे भी आते हैं जो फर्स्ट एड के लिए आते हैं कि आप नाक के नीचे 2-2 बार या 4-4 बार स्प्रे कर सकते हैं वेट के हिसाब से। तो ये हमारी फर्स्ट एड हो गई एपिलेप्सी की। बट कुछ लोगों को लगता है कि दौरे आ रहे हैं, अब इलाज है भी या नहीं है, और क्या इतनी खतरनाक दवाइयाँ या इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई मैं खाऊंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। दवाइयों को लेके आपका क्या ओपिनियन है? जो एपिलेप्सी या मिर्गी के लिए जो दवाइयाँ है, उसमें एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आ गया है शुरू से मतलब जब ये शुरुआत हुई थी इन दवाइयों के डेवलपमेंट की और आज की। तो आज जो दवाइयाँ है वो काफ़ी सेफ़ है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है और वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। एंड दिन ब दिन नई दवाइयाँ आती जा रही है जिससे जो ये साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल है दवाइयों का वो और इम्प्रूव होता जा रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो करंट ट्रीटमेंट जो इम्प्रूव हो रहा है, जो दवाइयाँ रिसर्च में आ रही हैं, उससे साइड इफ़ेक्ट वाला पार्ट काफ़ी कुछ कंट्रोल में हो रहा है और इफ़ेक्ट डेफिनेटली इम्प्रूव हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई एपिलेप्सी की दवा लेते हैं तो उसकी वजह से आपकी लीवर, किडनी, बोन या किसी चीज़ पे कोई लॉन्ग टर्म में डैमेज होने का खतरा है। ज़्यादातर दवाइयाँ लेटेस्ट जितनी आ रही हैं वो सेफ़ हैं, बट स्टिल आपको अगर डाउट है किसी दवा को लेके या कोई दवा आपको सूट नहीं कर रही है, उस केस में डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए। कोई डाउट है विटामिन की कमी का या किडनी का या किसी भी चीज़ का डैमेज होने का, लीवर का, तो आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये दवाइयाँ लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान करेंगी और एपिलेप्सी की दवाइयाँ कुछ ही दिन खा सकते हैं। देयर आर पीपल जिनको कुछ दिन में ही बंद हो जाती हैं, देयर आर पीपल जिनको बहुत लंबी भी चलती हैं। अगर लंबी चलानी पड़े तो भी ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसा नुकसान करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे लोगों को लगता है कि भाई एपिलेप्सी है तो ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनमें रेस्ट्रिक्शन ज़रूरी है और कौन से रेस्ट्रिक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है? देखिए, एपिलेप्सी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सीज़र कंट्रोल। तो अगर सीज़र एक लंबे टाइम तक कंट्रोल्ड है तो वो ऑलमोस्ट जो एक नॉर्मल आदमी एक्टिविटीज़ कर सकता है वो सब किया जा सकता है। बट अगर सीज़र कंट्रोल अच्छा नहीं है या रिसेंटली किसी कारणवश सीज़र का कंट्रोल जो है, मतलब दौरे आने का कंट्रोल जो है वो दौरे का कंट्रोल यानी दौरों की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो उस सिनेरियो में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो ड्राइविंग ना करे, क्योंकि उससे उनको भी नुकसान पहुंच सकता है और बाकी लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता है। एक्सीडेंट्स वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। वो स्पेशली दौरे के बाद कुछ पीरियड के लिए वो छत वगैरह पे अकेले ना जाए, फायर के सामने ना जाए, या कोई स्विमिंग पूल या वाटर बॉडी के सामने अकेले ना जाए एटलीस्ट, क्योंकि उसमें ड्राउनिंग का रिस्क रहता है या आग में गिरने का रिस्क रह सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स, ये कॉमन चीज़ें हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है मरीज़ को भी और मरीज़ के रिश्तेदारों को भी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनको दवाई ज़रूर लेना चाहिए और दवाई में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए।
एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत नज़रअंदाज किया जाता है, वो है स्लीप। सो स्लीप इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट ट्रिगर फॉर मेनी ऑफ द सीजर्स। तो एक रेगुलर स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। एंड क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल में ये है कि हम बहुत बार अच्छी नींद नहीं लेते, स्पेशली रात की नींद जो है वो नहीं लेते। हमारा लाइफस्टाइल इस तरह हो चुका है या वर्क प्रेशर के कारण ऐसा नहीं करते, तो वो बहुत ज़रूरी है। एंड द अनदर थिंग इज़ डेफिनेटली द स्क्रीन टाइम विच इंक्लूड्स टीवी, लैपटॉप, मोबाइल। तो उसको कम करना बहुत ज़रूरी है। एंड क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर होता है जिसके कारण से सीजर्स प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। एक लॉन्ग स्टैंडिंग एपिलेप्सी जो बहुत अच्छा वेल कंट्रोल था मेडिसिन से, वो भी काइंड ऑफ अनकंट्रोल सीजर्स या पुअरली कंट्रोल सीजर्स हो सकते हैं इसमें। तो ये सब चीज़ें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है इन एडिशन टू द मेडिसिन। तो जब हम बात करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन वर्सेस कि भाई मुझे कितनी आज़ादी है, तो एपिलेप्सी के पेशेंट या जो जिनको ये एपिलेप्सी है वो चाहते हैं कि मैं भी तो नॉर्मल रहूं, मेरे ऊपर इतने रेस्ट्रिक्शन क्यों हैं। तो उसको एक बैलेंस करना ज़रूरी है। जैसे आपने बताया कि अगर कंट्रोल्ड नहीं है तो ड्राइव नहीं करना चाहिए, कंट्रोल नहीं है तो स्विमिंग वगैरह नहीं करना चाहिए। बट अगर कंट्रोल्ड है तो कंट्रोल तभी रहेगा जब आप प्रॉपर दवा लेंगे। तो अगर आप प्रॉपर दवा लेंगे तो आपको डेफिनेटली आज़ादी ज़्यादा मिलेगी। तो वो एक बैलेंस है कि आप अपनी दवाइयाँ प्रॉपर लें, सीजर्स को कंट्रोल रखें, तो फैमिली डेफिनेटली आपको अलाउ करेगी। स्पोर्ट्स में भी आप जा सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं, बट अंडर समबडीज सुपरविजन। और मोस्ट ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस आर नॉट देयर इफ़ यू हैव वेरी वेल कंट्रोल्ड एपिलेप्सी। जहाँ तक बाकी इश्यूज़ हैं, जैसे कि स्क्रीन का है, जैसे यस कुछ लोगों में है स्क्रीन एक इशू है क्योंकि उनको रिफ्लेक्स एपिलेप्सी होती है। बट अदरवाइज ऐसा नहीं है कि जैसे मैं मान लिया किसी कंप्यूटर इंजीनियर की बात करता हूँ, उसको 12 घंटे 8 घंटे कंप्यूटर पे काम करना है और उसको एपिलेप्सी है, ऐसा नहीं है कि उसको अपना प्रोफेशन चेंज करने की ज़रूरत है। आप दवा लीजिए, दवा को कंट्रोल रखिए, सीजर्स को कंट्रोल रखिए। स्क्रीन पर से आपके सीजर को नहीं बढ़ाएगा, बट अगर स्क्रीन के साथ साथ आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला कि एक नींद का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो 7 से 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को एपिलेप्सी है और उसको ट्रैवल करना है तो आइडियली ट्रैवलिंग जो है ऐसी प्लान करिए कि उसको सुबह जल्दी ना उठना पड़े, वो अब एक प्रॉपर नॉर्मल नींद पे उठे, उसके बाद ट्रैवल करें। तो जो ये नींद वाले फैक्टर हैं उनको ध्यान रखें। घर में कोई फंक्शन है तो तब भी थोड़ा नींद का ध्यान रखें कि प्रॉपर एक नींद हो पाए। या कुछ रेस्क्यू मेडिसिन होती हैं कि जिस टाइम वनरेबल पीरियड है उस टाइम थोड़ा सा डोज एक्स्ट्रा ले लें कि उस पीरियड में सीजर ना आए। दवाइयों को लेके, दवाइयाँ मिस होने को लेके क्या मतलब हम कैसे उनको अवेयर कर सकते हैं कि दवाइयाँ वो रेगुलर लेते रहें? देखिए, कभी भी हम एपिलेप्सी पेशेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दवाइयाँ वो रेगुलर टाइम पे ले और उसे मिस ना करे। या मल्टीपल वे से इसको एनफोर्स किया जा सकता है या मरीज़ों को इसके बारे में बताया जा सकता है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि मेडिसिन लेना कितना ज़रूरी है। इन एडिशन टू दैट फैमिली मेम्बर्स को भी थोड़ा सा इस बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि वो रेगुलर मेडिसिन ले। हर कोई अपनी तरह से एक डिवाइस कर सकता है कि कोई काइंड ऑफ अलार्म सेट करे कि मेडिसिन लेनी है। मोबाइल रिमाइंडर्स हो गए, या फिर कुछ लोग बॉक्स बनाते हैं कि डे वाइज बॉक्स बना दिया फॉर द मेडिसिन। तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि मेडिसिन ख़त्म होने का वेट ना करे, उसको पहले ज़रूर रिफ़िल कर ले, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, स्पेशली इन द कोविड टाइम जब लॉकडाउन लगा था, हमने इतने मरीजों के एपिलेप्सी को बिगड़ते हुए देखा है, सीजर्स को बिगड़ते हुए देखा है, क्योंकि उनको मेडिसिन ही नहीं मिल पा रही थी। सो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि आप खत्म होने का वेट ना करें, खत्म होने का वेट ना करें, उसको कुछ टाइम पहले एक हफ्ता या 2 हफ्ते का स्टॉक एक्स्ट्रा रखें, ज़रूरी, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार वो टाइम पे मिलती नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाता है। मैरिज को लेके या जॉब को लेके बड़ी भ्रांति रहती है कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए जिसको एपिलेप्सी है, उसके बारे में आप कुछ बोलेंगे? एपिलेप्सी इज जस्ट अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो मैरिज का कोई लेना देना नहीं है। मैरिज इज एब्सोल्युटली सेफ एंड दे कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल हैप्पीली मैरिड लाइफ, जैसे कोई और रह सकते हैं। ऑफ कोर्स इन आवर सिनेरियो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग छुपाने की कोशिश करते हैं टू देयर पार्टनर और इन लॉज
कि उनको एपिलेप्सी है, एंड दैट इज़ मोर डेट्रीमेंटल, क्योंकि बहुत बार वो फिर दवाई खा नहीं पाते, ले नहीं पाते। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। वन शुड बी वेरी क्लियर एंड द अदर शुड बी वेरी दिस, इसको एक सिंपल बीमारी के रूप में ही इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और विच इज़ ट्रीटेबल। आज के ज़माने में एपिलेप्सी एक ट्रीटेबल कंडीशन हो चुकी है, जिसको आप बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं एंड ट्रीट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एक अगर कोई भी एपिलेप्सी वाला शादी करता है तो एक सक्सेसफुल मैरिज होने के चांस मोर देन 95% है, सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होने के चांस मोर देन 95% है, नॉर्मल बेबी होने के चांस मोर देन 95% है। तो इन सब सिनेरियो को देखते हुए ऐसा नहीं है कि एपिलेप्सी कोई बहुत बड़ा एक श्राप है या उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आप विद एपिलेप्सी भी एक अच्छी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। कुछ जिनकी एपिलेप्सी दवा से कंट्रोल नहीं होती, इनफैक्ट आजकल सर्जरीज भी हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं, सर्जरी करके भी उसको क्योर कर सकते हैं। तो ये जो एपिलेप्सी वाला पार्ट है, मैं चाहूँगा कि लोगों को उसमें एक पॉजिटिव अवेयरनेस होनी चाहिए, और उन लोगों को जिनको है उसको एक डिफरेंट वे से ना देखें, उनको भी एक एज नॉर्मल पर्सन देखें, और उनको भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दें जॉब में या बाकी चीज़ों में, और कोई भेदभाव ना करें। एनी लास्ट कमेंट? जैसे कि आप कह रहे थे जॉब का, सो दे कैन परफॉर्म वेरी वेल इन ऑल काइंड ऑफ जॉब। बस हाँ, ऐसे जॉब जिसमें रिस्क है, हाई मैकेनिकल जॉब, पायलट, तो वो उनमें थोड़ा सा ये सर्वेलेंस की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि दे कैन नॉट डू, बट या सर्वेलेंस की जरूरत है। इफ हैव अ कंट्रोल्ड एपिलेप्सी और द वन व्हिच इज ट्रीटेड, एटलीस्ट पायलट तो नहीं बन सकते, दैट इज नॉट अलाउड। They are not allowed to be a pilot. They are not allowed to do work on. But the other works, even heavy works, can be. So we have in Vedanta also we have doctors, nursing staff, and in many centers, even banks, and at higher level, I have almost each category of people who are having epilepsy, and they are doing a very successful job. They are doing better job than others. So I think आज का डिस्कशन काफ़ी फ्रूटफुल रहा। मैं डॉक्टर संदीप घोष को धन्यवाद देना चाहूँगा, वो स्पेशली टाइम निकाल के इस पॉडकास्ट पे आए। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो स्पेशली इसलिए ज़रूरी है कि इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे आ रहा है, उसमें एपिलेप्सी को लेके हमको अवेयरनेस फैलानी है। डॉक्टर संदीप घोष, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे के बारे में कुछ अगर अभी 10 फरवरी 2025 को हम इंटरनेशनल एपिलेप्सी डेज मनाते हैं। सो बेसिकली ये ग्लोबल WHO का प्रोजेक्ट है जो एपिलेप्सी के बारे में अवेयरनेस, एपिलेप्सी से ग्रसित पेशेंट किस तरह से अपनी लाइफ की जर्नी को अच्छा बना रहे हैं, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करती है। एंड इससे बाकी लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट होती है कि हमें एपिलेप्सी को एक जस्ट एक डिजीज़ की तरह लेना है, और कोई इट इज़ नॉट अ सोशल स्टिग्मा। तो उन लोगों से भी जिनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, उनको भी बराबर का मौका मिलना चाहिए इन एवरी फील्ड, एंड दे कैन लीव अ वेरी नॉर्मल लाइफ। थैंक यू वेरी मच।